स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। विषय लेकर आया हूँ बीए फाइनल के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत का सार, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य में एक नवीन विधा है। कई विद्वान इसको निबंध की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतने सारे यात्रा वृत्तांत लिखे गए और राहुल शंकरतायन के प्रयास और उनके अनुभवों से इस विधा ने अपने आप में हिंदी साहित्य में पहचान बनाई और आधुनिक काल में यात्रा वृत्तांत एक अलग सी विधा के रूप में पहचाने जाने लगे। आइए बात करते हैं तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत का सार और उसका भाव पक्ष या कला पक्ष कहिए प्रतिपाद्य। आइए जानते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत राहुल शंकरतायन, पंडित राहुल शंकरतायन द्वारा रचित है। यात्रा वृत्तांत आप देखिए यहाँ पर जो है इसका भाव और कला पक्ष को समझने के लिए, यात्रा वृत्तांत की कलात्मकता को समझने के लिए जो विभिन्न पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर कुछ उनका संकेत दे दिया है। यात्रा वृत्तांत में रचना प्रक्रिया, प्रत्यक्ष अनुभव, भ्रमणशीलता, उत्सुकता व घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। कि व्यक्ति की रचना प्रक्रिया, प्रत्यक्ष अनुभव होने चाहिए जब वो जिस यात्रा पे जा रहा है किसी भी क्षेत्र विशेष की, और भ्रमणशीलता, उत्सुकता भी होनी चाहिए। नहीं कि रास्ते में चल रहे हो आप अपनी गाड़ी में या ट्रेन में या किसी भी और वाहन में या पैदल हैं आप सो जाएं, क्योंकि वो उत्सुकता होनी चाहिए रास्ते को देखने की। और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, घूमने की आदत, ये सारे पॉइंट्स ये यानी कि ये तत्व, ये जो पक्ष हैं ये यात्रा वृत्तांत में होते हैं। रचना प्रक्रिया, प्रत्यक्ष अनुभव, भ्रमणशीलता और उत्सुकता, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, इनकी आवश्यकता होती है, तभी कोई यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है। अब आइए जानते हैं यात्रा वृत्तांत में जो है किस चीज को जो है अनुभव किया जाता है, वो हमारे क्या काम आता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम दुनिया की हर जगहों पर, क्षेत्रों में, प्रदेशों में नहीं जा सकते, लेकिन उस प्रदेश की जहाँ का यात्रा वृत्तांत है, उस प्रदेश की, देश की या क्षेत्र की, चाहे प्रदेश हो, देश हो, क्षेत्र हो, वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक अनुभव यात्रा वृत्तांत लेखक के होते हैं। और उन अनुभवों को उस देश की, प्रदेश के, क्षेत्र की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है और भौगोलिक अनुभव क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, इन सब के बारे में यात्रा वृत्तांत से जो है हम जान सकते हैं। और हम उनके वर्णन के माध्यम से, लेखक के वर्णन के माध्यम से हम उस प्रदेश की यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत पढ़ते पढ़ते हम कर लेते हैं अंतर्मन से। अब आइए जानते हैं कि तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत में क्या क्या किस रास्ते का वर्णन है। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत के रास्ते में जाते हुए नेपाल के लोक जीवन, नेपाल के रास्ते से जाना पड़ता है, और वहाँ के लोक जीवन, लोक व्यवहार, भाषा और प्राकृतिक छटा का वर्णन तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत में किया गया है। और लेखक बताते हैं कि रास्ते में विभिन्न पशु पक्षी, विभिन्न भाषी लोग और यात्रा में हुई कठिनाइयों का वर्णन इसके अंदर आता है। कि रास्ते में कैसे चलना, ऊंचे पहाड़ हैं, नीचे उतराई है, नदी नाले हैं, पर्वत है, विकट रास्ते हैं, उन सब का वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत तिब्बत के पथ पर किया गया। अब आइए बात करते हैं कि लेखक वर्णन करते हैं पंडित राहुल शंकरतायन जी कि 14 मई को ये यात्रा आरंभ हुई थी। तमक तरुण एक व्यक्ति का नाम है, और ये नेपाल के रास्ते में एक प्राचीन काल में बसने वाले जो बस्ती है या वहाँ के जो लोकल ट्राइबल, जिसको आदिवासी कहते हैं, वहाँ के ये मूल निवासी हैं तमक, और उसका नाम था तरुण। और तमक तरुण जो है लेखक के साथ ताता पानी तक चलने के लिए तैयार हुआ। ताता पानी एक जगह का नाम है जहाँ गर्म पानी का चश्मा है नेपाल के अंदर ही। और तमक तरुण को अपनी फसलों की कटाई करनी थी, इसलिए वो पूरे रास्ते लेखक के साथ नहीं चल सकता था, इसलिए उसे ताता पानी तक जाने के लिए उसको वो राजी हो गया। और बाद में उसको अपने घर के कार्य निपटाने थे और फसल काटनी थी, इसलिए वो ताता पानी तक चलने के लिए तैयार हुआ। और घर से जब आते, सुबह सुबह जब निकले
वो सत्तू लेकर निकले। ये विद्यार्थियों, सत्तू होता है एक प्रकार का भुना हुआ आटा जो जौ और चने का होता है, जो ताकत देता है शरीर को। जौ और चना वैसे भी प्रोटीन के स्रोत हैं। रास्ते से निकले और रास्ते में चरवाहों की, जो पशुओं को रखते हैं, भेड़ बकरियां गाय रखते हैं इत्यादि, पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जो है जातियां हैं, घुमक्कड़ चरवाहे हैं, और चरवाहों की बस्ती थी, वहीं से रास्ते में उनको भोजन मिलने की उम्मीद थी। उनको पता था कि रास्ते में चरवाहे आएंगे, वहीं से कुछ न कुछ भोजन मिल जाएगा। और ऐसे ही बस्ती में पहुंचते हैं। बस्ती में पहुंचे तो सबसे पहले वहां का एक जो कुत्ता था उसने जो भौंकते हुए स्वागत किया, और गृहपत्नी वहां की, यानी कि एक औरत ने, जो घर था उस घर के वहां पर जो औरत थी उसने उनको शांत करवाया, और जो गृहपति यानी घर का मालिक, गृहपत्नी गृहिणी और गृहपति घर का मालिक, वो यलमो एक गाय की किस्म होती है, जैसे अपने यहाँ गाय हैं साहिवाल इत्यादि जो गाय हमारे यहाँ है, इसी प्रकार भैंस की जो नस्ल होती है मुर्रा, तो ये यलमो एक नस्ल है गाय की। और वो दूध निकालना था, और वहां के लोगों ने जो है उनको दूध पीने का आग्रह किया। उस बस्ती के लोगों ने भी दूध पीने के लिए उनको कहा, लेकिन वहां एक बड़े बर्तन में लस्सी को देखकर लेखक का मन जो है लस्सी पीने का, मतलब छाछ पीने का मन उसका किया, और छाछ पिया। और उसके बाद उन लोगों ने उनको भोजन का आग्रह किया, और ये सोचकर कि आगे की यात्रा में भोजन मिलना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने वहीं पे भोजन कर दिया और उस आग्रह को टाल नहीं पाए, और रास्ते के लिए वो वहां से मक्खन इत्यादि लेकर चल पड़े, ताकि रास्ते में जो है उनको वो काम आए। अब यात्रा आगे बढ़ती है, रास्ते में बहुत सारे विशालकाय पेड़ आते हैं बड़े बड़े, और वहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, पेड़ों में मधुर ध्वनियां हैं, और तरुण तमक जो है बातचीत कर, भोटिया भाषा में बातचीत करता चल रहा था, क्योंकि वो भोटिया भाषा को जानता था। भोटिया एक भूटानी भाषा जो पहाड़ी लोगों की भाषा, इसको जानता था तरुण तमक, और इसी से वो बातचीत करते हुए चल रहे थे। और रास्ते में अनेक यलमों के गांव, यलमो एक जाति है वहां की, पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। और गांव के रास्ते में मानी आती है, जो एक धार्मिक स्थान है जहां पर बौद्ध भिक्षु जो है वहां उसकी परिक्रमा करते हैं, और उनको विभिन्न प्रकार के जो है पत्तियों से सजाया जाता है। जिस प्रकार हम अपने धार्मिक स्थल चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उसी प्रकार उसको वो भी सजाते हैं, वहां पूजा परिक्रमा करके पूजा की जाती है। तो मानी एक धार्मिक या पवित्र जगह मानी जाती है। और यलमो लामा धर्म को मानते हैं। लामा धर्म जो दलाई लामा का बौद्धों का जो धर्म है, वो लामा धर्म को मानने वाले लोग हो रहे यलमो जाति है। और 5 घंटे बाद डांडे पहुंचे। डांडे का अर्थ है यहाँ डंडा नहीं है, डांडे का अर्थ है तिब्बत के सीमावर्ती पहाड़। वहां की तिब्बती लैंग्वेज में इनको डांडे का अर्थ तिब्बत के सीमावर्ती पहाड़ों को डांडे कहा जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ी मानी भी वही पवित्र जगह, यहाँ उतराई थी, यानी नीचे ढलान आ चुकी थी, और ढलान में समतल जगह में गेहूं और जौ के खेत थे। और इस उतराई के बाद, ढलान के बाद यलमो के गांव आए। अब जो है फिर यलमो के गांव आए, और यलमो के गांव खत्म हुए, फिर गोरखों के आए। गोरखों के गांव आए, और गोरखों के गांव में यहाँ एक ब्राह्मण के घर वो रात बिताने के लिए रुके। यहाँ उन्होंने एक रात बिताए। और रास्ते में गोरखे भी एक जाति है जो वीर लड़ाका जाति होते हैं। सेना में बहुत सारे उनके जवान हैं, गोरखा रेजिमेंट के नाम से आप सभी को पता है विधिवत तरीके से। तो गोरखा एक जाति है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली। और रास्ते में अनेक पहाड़ आए, ऊंचे नीचे बहुत विकट रास्ते थे। रास्ते में बहुत सारे नदी नाले पेड़ आए, आगे कुछ वृक्षहीन पहाड़, और जैसे जैसे आगे रास्ता बढ़ा कुछ बिना वृक्षों के, यानी कि सूखे पहाड़, नगर पहाड़ जिनको कहते हैं। और एक और डांडा पार कर दिया, यानी कि एक और सीमावर्ती जो पहाड़ था तिब्बत का, उस तिब्बत को के पहाड़ को पार करके
काठमांडू के रास्ते पर पहुंच गए और काठमांडू के रास्ते पर लोगों की भीड़ थी। लोग यहाँ रास्ते पर पैदल चल रहे थे। वो जो है सेंधा नमक लेकर, मकई, जौ इत्यादि लेकर कुत्ती की ओर जा रहे थे। कुत्ती एक जगह का नाम है विद्यार्थियों, नेपाल में पड़ती है, जो नेपाल और काठमांडू के रास्ते पे है। जिस रास्ते पर लेकर जा रहे थे तिब्बत की सीमा में, लेकिन काठमांडू से तिब्बत की ओर जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा ये जो है स्थान आता है, जगह आती है, जिसको जिस तरह हम कस्बा कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं। तो मार्ग में सर्बों की बस्तियां थी। सर्बो भी एक जाति है और सर्बो और यलमू एक ही शाखा के, सर्बी और यलमू। ये जो सर्ब है, इनकी जो आधुनिक आज समय में जो इनकी जो पहचान है, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आदमी मिलते हैं, सर्बों की जातियां। अब सर्बा का अर्थ होता है विद्यार्थियों पूर्व वाला, पूर्व वाला, ये एक जाति ही है वहां की। और उसके बाद डकपा लामा अगले गांव में ठहरे हुए थे, उनके साथी थे डकपा लामा। डकपा नाम था, लामा यानी कि लामा धर्म को मानने वाले, गांव में ठहरे हुए थे। और ये कुल मिलाकर 8 लोग थे। और ये गांव जिस गांव में ठहरे थे वो तमको का गांव था। तमको जो प्राचीन एक प्रजाति है नेपाल के रास्ते में, नेपाल में। और इनके साथ कुल्लू का एक रीचन नाम का व्यक्ति भी था, जो उनके साथ ही चल रहा था, उनके समूह में था। और यात्रा फिर से सुबह को शुरू हुई और रास्ते में नदी पार करके झूले वाला पुल था। और रास्ते में कई दुकानें आई, लेकिन उनमें सामान पर्याप्त नहीं था, बहुत कम सामान था, इसलिए वहां से कुछ खरीद नहीं पाए। और रास्ते से आगे बढ़ते हुए तगमों में फिर गांव होते हुए वो 18 मई को ये समूह जो है काली नदी के ऊपरी गांव में पहुंच गया। काली नदी नेपाल में पड़ती है, तो ऊपरी गांव में पहुंच गया। वहां लोगों का मेला था, बहुत सारे लोग थे, वहां मेला लगा हुआ उनके स्वागत में, उनका स्वागत भी किया। और वहां उसके बाद जो है यहाँ नेपाल की अंतिम चौकी आई, सेना की जो चौकियां होती हैं, जहाँ जिनको चेक पोस्ट भी कहते हैं, चौकी आए। और वहाँ जो है उनकी चेकिंग की गई। और उसी समय जो है वहां से कुछ खाने के लिए चावल, सत्तू, मछली, अंडे ये उस गांव में उनको मिले। हालांकि लेखक वर्णन करता है कि मछली, अंडे आम जीवन में नहीं खाता, लेकिन यात्रा में बहुत बार ऐसा होता है कि और कुछ मिलना संभव नहीं होता, इसलिए वो अंडे और मछली का सेवन भी यात्रा के समय कर लेता है, लेकिन आम जीवन में वो नहीं करता। और वहां से आगे वो तातापानी पहुंचे। तातापानी एक जगह जहां पर पानी का चश्मा है, वहां पहुंचकर एक चुंगी पार की। चुंगी होती चेक पोस्ट, कर्क चौकी। उसमें वहां एक फौजी पहरेदार ने बताया, उनको बताया गया कि हम धार्मिक यात्रा के लिए आए हैं। और फिर वहां हवलदार ने हमारी सारी रिपोर्ट बनाई, यानी कि जो समूह था लेखक का, उनकी सबकी रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट बनाकर सेना के कप्तान को सौंप दी कि जो भी उनके आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, वो पहचान पत्र वगैरह देखने होते थे, वो सब देख के और उनको एक रिपोर्ट बनाकर उनको आगे जाने दिया। और उसी रात वहां पर अंतिम जो गांव पड़ता है नेपाल का, उसमें वो ठहरे और वहां पर उन्होंने भोजन किया। और 18 मई उसी को वहां पर एक जाप करके, डमरू बजा के और मानी में पूजा के बाद वहां प्रसाद बांटा गया। और उसी रात को तिब्बत की सीमा में पांव रखा, यानी कि तिब्बत की सीमा में पहुंच गए लेखक और वो पूरा जो समूह था 8 लोगों का, बड़े खुश हुए और उनकी यात्रा जो है सफल हुई, समाप्त। अब आइए बात करते हैं तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत की भाषा और शैली कैसे। राहुल सांप्रदायन को बहुत सारी जो है पाली, प्राकृत, ब्रज, अवहट, संस्कृत, भूटानी और कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। लोक बोलियों को भी बहुत अच्छे से समझते थे, अंग्रेजी के भी अच्छे ज्ञाता थे। लेकिन सब भाषाओं के ज्ञाता होते हुए भी वो हिंदी के शब्दों के इस्तेमाल के पक्षधर थे। उनको हिंदी के प्रति मोह था और उनकी प्रथम भाषा पूरे साहित्य में हिंदी है। उसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दावली की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया, क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया। और अन्य जो हिंदी के उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत तिब्बत के पथ में मिलता है। बहुत सारे जो है भोटिया भाषा के शब्द भी इसमें इस्तेमाल किए गए, क्योंकि
अगर जीवंत बनाना था यात्रा वृत्तांत को, तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल वो बहुत जरूरी था, जैसे तमंग, तरुण, सर्वो, यलमो, जितने भी ये शब्द आते हैं ये भोटिया भाषा के हैं, और वो शब्द भी आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग किए हैं, ना कि वो प्रभाव दिखाने के लिए, आवश्यकता अनुसार ही। और यात्रा वृत्तांत में जो व्यक्तिगत अनुभवों की आवश्यकता होती है, प्रत्यक्ष अनुभवों की, उन प्रत्यक्ष अनुभवों को भावात्मक और वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया। कहीं कहीं विवरण अभी जो है विवरण भी देते हुए विभिन्न चीजों के जो लेखक चलते हैं, जैसे मानी के बारे में बताते हैं, भोटिया के बारे में बताते हैं, सर्वो के बारे में बताते हैं, तो ये विवरण देते हुए भी अपने यात्रा वृत्तांत तिब्बत के पथ को जो है वो लेखक राहुल सांकृत्यायन पूर्ण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम तिब्बत के पथ पर राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत के सार को, प्रतिपाद्य या भाव पक्ष और कला पक्ष को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये व्याख्यान आपको विभिन्न सवालों के हल आपको देगा। धन्यवाद।